सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। प्यारी बुआ आपको भी हमारा नमस्कार। आज तो आप बड़ी अच्छी लग रही हैं प्यारी बुआ। देखो ऐसा है ना कि जो हाँ। तुम्हें नहीं आता है जी वो हम बता कर रहेंगे, वो हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये मत सोचना कि अभी तुम बड़ी अच्छी लग रही हैं कह लो और बस हम सोचो कि बाकी सब चीज भूल जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। हम भाई प्यारी बुआ हैं, ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है ना जी कि हमें जो करना है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। जैसे कि अभी विषय बताना है। विषय तो बताना ही है। हमें तो लगा था हम थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे, कुछ फायदा होगा, लेकिन उसका हाँ, कोई वो फायदा बटन हुआ नहीं रहा है फ्रिज में। मक्खन की पूरी टिक्की अब गायब किसी दिन है। अब जब खाना रसोई वाली जब बातें होंगी उस दिन काम आ सकता है शायद। नहीं आता, लेकिन तुमने तो गायब कर दिया। अब आज पूरा इस्तेमाल करो, नया लाना पड़ेगा। तो आज हम बातें करने वाले हैं क्या दादी माँ के नुस्खे में। हम बात करेंगे गुड़हल के फूल की। मतलब तुमने सजा दिया फिर से। अच्छा, फूलों चलो से हम ये ठीक है। बातें करेंगे। तुम्हें मालूम था कि हमें गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। इसलिए तो हम तो कह ही रहे हैं, इसलिए मक्खन चुरा के लाए, कुछ काम में आए। और गीत मंजरी में आज बात होने वाली है बंधन की। बंधन की। तो ये जो तारीफ है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा बंधन है। हाँ ये तो है, लेकिन हम किसी तरह से आपको बांधना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन तारीफ के गुर होते हैं क्या, किस तरह से तारीफ करनी चाहिए, वही हम सीख रहे थे। तो इसलिए आप पर थोड़ा सा आजमा के देख रहे थे। लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन ऐसा है कि अपने सारे काम जो हैं वो खूब जिम्मेदारी से करना चाहिए। अब तुम पूछ सकती हो कि भाई कर्तव्य जो है वो किया जाए तो कैसा बोझ समझ के किया जाए कि कर्तव्य की तरह किया जाए। जी तो ये भी थोड़ा सा अलग अलग इसको परिभाषित किया जा सकता है और किस तरह से काम करें कि उसका भी मजा आए, जो जिम्मेदारी है उसको ठीक से किया जा सके। जैसे नेहा बिटिया है अपना हंसते खेलते कर लेती हैं और बहुत प्यारी हो तुम। अरे वाह, कितना अच्छा लगा मेरी तारीफ सुनकर। हमें तो बड़ी खुशी हो रही है। भले ही आपने हमारा मन रखने के लिए किया हो, लेकिन हमें तो बड़ी अच्छी लग रही है तारीफ। और ऐसी हमारी तारीफें होती रहे तो हमें बड़ी अच्छा लगेगा। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई तुम मक्खन लेकर आई हो तो क्या समझ रहे हो हमारे पास नहीं है क्या? तुम्हारा तो ये बाजार वाला है, हमारा तो एकदम सफेद वाला घर का निकला हुआ प्योर मक्खन है। तो लगा देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भाई जब तुमने कही दिया है कि अच्छा लगता है हमेशा और बहुत सारे काम साथ लिए जाते हो, तुम बचपन से यही करती आ रही हो। बिल्कुल सब काम इसी तरह से करवा लेती हो। लेकिन तारीफ करने से बुआ जी सब किसी को अच्छा महसूस हम करवा सकते हैं। अरे तुम और अच्छा महसूस करते तभी तो कर देते हैं ना मन का काम। और सामने वाले का आत्मविश्वास बढ़ जाता है उससे कई बार। लेकिन तारीफ करना एक कला है, ऐसा हमने सीखा है जी। तो अगर हम ऐसे ही किसी की तारीफ करते जाए तो जरूरी नहीं कि हर बार हमारे पक्ष में बात हो। कई बार हम तारीफ के कारण मुश्किलों में भी पड़ जाते हैं। तो तारीफ करने की कला सीखनी बहुत जरूरी है हमें। हाँ, तो इसके लिए शुरुआत कहाँ से की जाए नेहा बिटिया? अब हमें लगता है कि ये किया जाए कि पहले तो खुद की तारीफ की जाए और मतलब थोड़ी बहुत पहले तो मतलब वो आत्मविश्वास वाली जो बात कर रही हो तो पहले ये समझ लिया जाए कि हमारे में क्या क्या खूबी है। लेकिन इस बात को कहीं और जाहिर न करें, है ना? खुद के आत्मविश्वास के लिए तो अपनी तारीफ करना या अपनी जो अच्छाइयां हैं उनको समझना जरूरी है, लेकिन किसी और के सामने ना करें, बल्कि ऐसा अपना व्यवहार बनाएं कि सामने वाला खुद ब खुद आपकी तारीफ करे, तब तो मजा है ना? जैसे कि अभी जैसे चुटकुला सुनाया और खुद ही हंसे पड़े हुए हैं, बाकी सब ऐसे मुंह देख रहे हैं क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। कई बार तो चुटकुला सुनाने से पहले ही हंसते रहते हैं। हाँ। तो ऐसा लगता है कि कुछ तो अच्छी बात होगी और बहुत ज्यादा जब उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो फिर वो चुटकुला कुछ काम का नहीं रह जाता है। बस जी चुटकी में उड़ जाता है। तो भाई ऐसा है कि मतलब वही है कि अपनी तारीफ के लिए थोड़ा सा देखें, आत्मविश्वास जरूर बढ़ाएं और सुबह उठकर आईने के सामने खड़े हो जाइए और खुद अपने जो अच्छाइयां हैं, जो सकारात्मक बातें हैं उनको सोचिए, ताकि आपके पास सकारात्मक ऊर्जा रहे और पूरे दिन आप अच्छा महसूस कर सकें, है ना? तो कल से ये काम तो शुरू हो जाएगा। हम आईने के सामने खड़े हो गया, हमें तो लग रहा है सुबह सुबह आपने कहा ना, तो शाम होने आ गई तो अब हम शाम को भी कर सकते हैं इसका मतलब। आईना देखो, सोचो सुबह। और लेकिन बुआ जी तारीफ हमेशा कहते हैं कि तारीफ हमेशा सामने मुंह पर कर दी जाती है और बुराई पीठ पीछे की जाती है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, है ना?
करना जो नहीं चाहिए वही तो किया जाता है, मजा तो उसी में है ना। फिर बुराई मुंह पे करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, आत्मविश्वास भी घट सकता है। ऐसे बुराई तो पीठ पीछे करना ठीक है, लेकिन कभी कभी तारीफ भी पीठ पीछे अगर हम करते हैं किसी की, अगर कोई हमें वाकई उतना अच्छा लगता है, उसकी कुछ खूबियां हमें पसंद है, तो वो सारी बातें हम पीठ पीछे कभी मौका लगता है और हम कह रहे हैं और उस तक बात पहुंचती तो उन्हें भी पता चलता है कि हम जो उनकी तारीफ करते हैं कभी भी उनके सामने भी वो झूठी नहीं है, हम उन्हें वाकई पसंद करते हैं और हमें वो अच्छे लगते हैं, इसलिए हम उनकी तारीफ करते हैं। देखो एक बात तो ये है नेहा बिटिया कि पसंद करते हैं और हम उन्हें पसंद करते हैं या हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए हम तारीफ कर रहे हैं। एक ये होता है कि ठीक है हमारी उनसे बनती नहीं है, हो सकता है बातचीत भी ना हो, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसे ऐसी खूबियां हैं जिसकी कि हम तारीफ करते हैं। तो ऐसे मौके पर जब हम पीठ पीछे तारीफ करते हैं और जब पता चलता है तो वाकई खुशी होती है कि जो भी वो प्रयास कर रहे हैं उनके व्यक्तित्व में जो अच्छाइयां हैं वो वाकई हैं जी, यूं ही नहीं वो खुद भी खुश हैं या बाकी लोग जो मुंह पर तारीफ कर रहे हैं वो झूठी नहीं है। तो एक अच्छा लगता है कि हाँ चलो हम जो प्रयास कर रहे हैं, एक जैसे विनम्रता का स्वभाव है, मान लो हमने कोशिश की कि चलो हम थोड़ा विनम्र हो जाएं, अब हम किसी से नाराज नहीं होंगे, प्यार से बात करेंगे, और किसी ने पीछे कहा कि अरे वाह वो तो बहुत प्यार से बोलती हैं या प्यार से बोलते हैं, तो लगा चलो हमने जो सोचा कि नहीं हमें रहना है समाज में तो सबको क्षमा करते चलो, प्यार से बोलो, तो वो सार्थक हो रहा है। एक प्रयास जो करता है वो सार्थक होता है तो अच्छा लगता है ना, जैसे इम्तिहान दो और पास हो जाओ, बस वैसे ही है बिल्कुल। लेकिन बुआ जी जो हम तारीफ करने का जो हम तरीका चुनते हैं वो भी तो तारीफ के काबिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं वही घिसी पिटी बात, अरे आप कितने अच्छे दिख रहे हैं, अरे आप कितने अच्छे दिख रहे हैं, तो फिर सिर्फ यही नहीं बोल के हम अलग अलग तरीके से तारीफ कर सकते हैं। अलग अलग तो पूरा शब्दकोश ढूंढना पड़ेगा, अलग अलग शब्द बनाए, हर बार अलग अलग तरह से तारीफ करने की कोशिश करें, और इसके लिए भी कला है ना, तो कला को निखारने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अच्छा तो कला तो निखरती रहेगी, गाना सुनाओ तब थोड़ा सा सोचे कि कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है या कौन कौन से और तरीके निकाले जा सकते हैं ना, तो गाना सुनाओ तब देखें शायद कुछ दिमाग चले। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ
तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी। तो देखिए बुआ जी, इसमें कैसे तारीफ की गई है कि तारीफ तो उन्होंने की तो सामने वाले की, लेकिन ऐसा कहा कि मैं तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मतलब तो ये तारीफ का एक एक नया अंदाज, तो इसी तरह का अंदाज चुना जाए तारीफ के लिए, अलग अलग तरह के शब्द चुने जाएं, अलग अलग गहरी आंखें, चांद सा रोशन चेहरा, यही सब ढूंढना पड़ेगा हमें लग रहा है। ये सब ढूंढना पड़ेगा, ये सब तो होना चाहिए सामने में, तभी तो तारीफ की जाएगी इस तरह से। लेकिन कई बार कुछ सीधे सीधे वो चीज अगर ऐसी कह दी जाए तो उतना आनंद नहीं आता। कई बार उस चीज को अगर थोड़ा सा अलग तरह से कह दिया जाए, अलग अंदाज में, तो बड़ा आनंद आ जाता है। हाँ, जैसे कहते हैं ना, भाषा थोड़ी अलंकारिक हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। सीधी सीधी सरल सरल सी बात तो लगता है जैसे कि हम बस दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, देशी घी रोज की तरह जी। ऊपर से तो वही अगर एक ऊपर से अलग अलग तड़का लगा दिया जाता है तो खाने में जैसा स्वाद आता है, वैसे ही तारीफ में भी आता है। और क्या नहीं करना चाहिए, केवल हरी धनिया भी अच्छी लगती है, वो भी चाहिए, लेकिन ये झूठी तारीफ भैया नहीं चलेगी। ये तो समझ लो, जैसे कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते जी, तो यहाँ पर भी वही चलता है। लेकिन बुआ जी, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि कभी भी हमने किसी की झूठी तारीफ नहीं की। नहीं, अभी की ना तुमने, अभी आते ही तुमने बता दिया कि कार्यक्रम के शुरू में ही हमने कर दी पर आपने भी तो ऐसे हमारी की थी तारीफ। नहीं, तुम तो तारीफ की बहुत अच्छी हो। हाँ, मैं तो देखिए अभी कितनी अच्छी लग रही है बात मुझे सुनकर। लेकिन कभी कभी झूठी तारीफ सुनना भी अच्छा लगता है, और कई बार हमें करनी भी पड़ जाती है। लेकिन इतना भी ना करें कि आप पचा ही ना पाए, कि बहुत ज्यादा ही आपने इतनी तारीफ कर दी, झूठी तारीफ, कि आपका चेहरा, आपका हाव भाव तो कह रहा है कुछ और आप कर रहे हैं तारीफ। हाँ, ये बात तो है, पकड़े जाएंगे। ये तो है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग इतना अच्छा, इतना उम्दा अभिनय नहीं कर पाते कि आंखों में कुछ हो और ज़बान पे कुछ और बात हो। तो भाई थोड़ा सा रखें और कोशिश करें ऐसे मौके पर कि फिर मौन रह जाए तो हमें लगता है ठीक है जी, है ना। हल्का सा मुस्कुरा दीजिए तो सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा कि समझ भी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुस्से में है या नाराज है या इनको पसंद नहीं आया। लेकिन कोशिश यही करें कि तारीफ की जो बातें हैं बस उन्हीं को आप देखें, बाकी चीजों को अगर नजरअंदाज करेंगे तो आपको ही फायदा रहेगा, है ना। और अनावश्यक तारीफ करने से आपका मन बोझिल तो होगा ही होगा, पूरा माहौल पर इन सब चीजों का नेहा बिटिया असर पड़ता है। और पता भी चल जाता है, जिसको कहते हैं वाइब्स, या जो तरंगे उठती हैं वो अपना पूरा असर देती हैं जी। तो इस बात में जरूर ध्यान रखें, है ना। और तरंगों की जब बात आती है तो ऐसे ही तरंगे तो होती ही हैं, समय भी सही हो तभी मजा आता है। बिल्कुल। अब पता चला कि 10वीं तो हमने पास कर ली है सालों पहले, और आप आके आज उसके तुमने कितने अच्छे प्रतिशत लाए थे बोल के तारीफ कर रहे हैं, तो उसका वो असर नहीं रह जाता। जैसे अब 2-3 महीने पुरानी बात है, उसके लिए आज तारीफ करें। हाँ, मतलब अगर आज उस चीज के लिए मुझे पुरस्कार मिला हो, या किसी को कुछ मिला हो, या उसकी परिस्थिति वैसी हो, या हो सकता है जैसे कोई बातचीत चली कि अरे भाई नेहा बिटिया ने तो बिना ट्यूशन लिए ही 10th पास कर लिया, हमें तो बड़ा डर लग रहा था, तब आप कह सकते हैं कि अरे हाँ, अच्छा, हाँ, इसका तो नंबर बहुत अच्छा आया था भाई, बधाई हो, तो ठीक है। लेकिन अनावश्यक रूप से सुनो, अरे तुमने कक्षा 10 में इतना अंक मिला था ना, अरे वाह, इसके लिए तुम्हें बधाई हो भाई, बहुत बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छी पढ़ाई की, तो वाकई जैसे लगता है थोपा हुआ सा है ना जी। तो इसलिए एक अच्छा समय हो तारीफ करने का तो बड़ा आनंद आ जाएगा, और सही समय पर होना चाहिए। वही उपयुक्त समय है और वही सही समय होता है कि समय से कर दिया जाए। जैसे सारे काम समय से अच्छे लगते हैं, वैसे ही तारीफ के लिए भी ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचे कि कल मिलेंगे तब करेंगे, नहीं। आजकल तो वैसे भी आपके हाथ में फोन है, या किसी से भी संदेशा भिजवा दें, नहीं तो पत्र लिख दें, चाहे जैसे भी करें, उस तक बात पहुंच जानी चाहिए। और समय सही है, या ठीक जैसे तुमने कहा कि पुरस्कार आदि मिले, या किसी और का नंबर आया, तब कह सकते हैं, तब आप 2 साल बाद भी कहेंगे तो अच्छा लगेगा कि अरे इसने भी बड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी भाई, बहुत मेहनती है ना। जब बात प्रासंगिक हो, प्रासंगिक हो तब अच्छा लगता है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम जबरदस्ती घुस के और चापलूसी वाली तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल से कर रहे हैं। और बुआ जी, सही समय पर सही बात कहना अगर सीखना हो हमें, तो हमें हमारे श्रोताओं से सीखना चाहिए। अरे श्रोता तो तुरंत वो जिस तरह की बात, जो भी हमारा शीर्षक रहता है, विषय रहता है, उससे संबंधित बात तुरंत के तुरंत वो भेजते हैं। जैसे कि सारगर्भित बात रहती है। हमारे साथी ने लिखा है कि जब तारीफ या प्रशंसा के लिए, तारीफ यानी प्रशंसा, जब हमें किसी की बात अच्छी लगती है तो हम तुरंत तारीफ करते हैं। तारीफ करना मतलब सकारात्मक सोचना, और सकारात्मक सोच के साथ हम किसी की तारीफ करते हैं तो सामने वाले का उत्साहवर्धन होता है, खासकर बच्चों का, उनके व्यक्तित्व में भी निखार आता है। प्रशंसा हमें खुले मन से करनी चाहिए और सच्ची करनी चाहिए। जब हम किसी बात के लिए दादी नानी की प्रशंसा करते हैं, सासू माँ की प्रशंसा करते हैं,
तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान फैलती है उसका आनंद तो हमें मिलता है ना। यही तो हम कह रहे हैं नेहा बिटिया। जैसे इन्होंने शुरू में ही कहा, तो हम यहीं पर रोकने वाले थे। इन्होंने लिखा कि उत्साहवर्धन होता है खासकर बच्चों का। तो भाई ऐसा नहीं है, ये सोचकर बड़े बुजुर्गों को इससे वंचित मत रखिएगा। बड़े लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी उतने ही उत्साहित होते हैं। आप ये ना सोचे कि अब इनके में कुछ नया करने की ललक नहीं है, बल्कि तारीफ करते रहेंगे तो अच्छा लगता है उनको भी कि अरे वाह, इतने दिन का जो हमारा अनुभव है, जो हमारी जमा पूंजी है वो अच्छी है, सार्थक है। तो तारीफ तो सच बात है, सबको अच्छी लगती है, तो कर दिया करना चाहिए। और रोज भी अगर अपने घर में माता पिता भी हैं तो आप इधर से आते जाते भी कह सकते हैं, पिताजी आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यार करते हैं हम लोगों को। या माँ से कह सकते हैं कि अम्मा बहुत अच्छी हो, तुम खाना क्या बढ़िया बनाती हो। तो जरूरी नहीं कि जिस समय व्यंजन परसा जाए उसी समय कहें। आप कभी भी गले में बाहें डालकर अपने माता पिता से, या घर में बुआ है, चाची है, दादी से ये सब बातें कह सकते हैं। फिर देखिए कितना अच्छा माहौल हो जाता है। और फिर बुआ जी, अगर हमें अच्छा माहौल भी करना है और साथ में अलग तरह से तारीफ करना भी सीखना है तो क्यों ना एक गीत सुनाया जाए। हाँ। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है। पूछे जो कोई घटा घंघोर कैसी होती है, तेरे जैसी होती है और कैसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है। गुस्ताखी मैंने कभी की नहीं, मैं क्या पागल हूँ नहीं जी नहीं। वैसे तो मैंने कभी भी नहीं, पर मैं ऐसा बेखबर भी नहीं। पूछे जो कोई मुझसे शराब कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं जनाब ऐसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है। तुझको क्यों आई है या क्या पता, तू क्यों है मुझसे खफा क्या पता। ना जाने जन्नत क्या है क्या पता, मुझको ये बातें भला क्या पता। पूछे जो कोई मुझसे हूर कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं हुजूर ऐसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, नाम तेरा लेके कह दूं कि यार ऐसी होती है। पूछे जो कोई घटा घंघोर कैसी होती है, तेरे जैसी होती है और कैसी होती है। पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है।
जब बाहर की बात आई है बुआ जी, हाँ। तो क्यों ना चलें फूलों के बगीचे में। हाँ सही कह रही हो। लेकिन एक बात तो है कि फूलों के बगीचे से पहले जो शब्दों के बगीचे और जो बातों के बगीचे थे, हमारे साथियों ने लिखकर भेजा था तरह तरह की बातों को जी। बिल्कुल सच बात है कि फूलों की तरह ही बातें ये लिखते हैं। लिखा है कि 8 गुणों से मनुष्य की बहुत प्रशंसा होती है। बुद्धि, अच्छा व्यवहार, मन का संयम, ज्ञान, बहादुरी, कम बोलना, दान देना और दूसरों के उपकार को याद करना, यानी कि कृतज्ञ होना। हम तो ये सोच रहे जी, हम तो ये सोच रहे बुआ जी कि इसमें से 8 गुणों में से एक आध में भी हम दिखने नजर नहीं आ रहे, क्या करें अभी। तो कुछ गुण लाने पड़ेंगे अपने अंदर, क्योंकि एक आध गुण भी आ नहीं रहे। कैसे हम छोटी हो, बड़प्पन ना दिखाओ अपना कि हाँ हम तो बड़े बहुत अच्छे हैं, हम तो अपनी तारीफ ही नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। चलो सब धीरे धीरे आ जाएगा उम्र के साथ साथ। लेकिन जब तुमने कहा कि बगीचे में चलो तो चलते हैं, और गुड़हल के जो फूल हैं उनकी जो खूबसूरती है वो तो देखते ही हैं हम सब। हाँ जी। लेकिन जो खूबी है यानी कि जो उसमें गुण है उसकी भी तो बात कर लें। बिल्कुल। और गुड़हल के पौधे बड़ी आसानी से आसपास पाए जाते हैं हमारे। हाँ। इसको हम कहते हैं मदार, जवा कुसुम, गुड़हल, अड़हुल, हिबिस्कस, ऐसे नाम इसके होते हैं। हमारे साथियों ने भी कुछ चीजें लिख भेजी हैं जो हम जरूर बताते हैं। और वो इसके कई अलग अलग रंगों के फूलों वाले गुड़हल के पौधे पाए जाते हैं। और लाल फूल जो होता है वो आमतौर से ज्यादा प्रसिद्ध है और देवी को भी चढ़ता है, श्री गणेश जी को भी प्रिय है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इनमें कई गुण भी मौजूद हैं। मदार, लेकिन मदार थोड़ा सा अलग होता है। इसको भी कई जगह कहते होंगे, लेकिन मदार का वैसे फूल और पौधा अलग होता है थोड़ा सा। सफेद रंग की उसकी पत्तियां होती हैं, थोड़ी गोल गोल उसकी तरह बरगद जैसी। लेकिन कुछ जगह इसको भी कहते होंगे। तो भाई इसके लिए सब तो वैसे भी जबा कुसुम का तेल जैसे सुनते हैं ना, कि जबा मतलब ये इसको कहते हैं ना जबा कुसुम। जी। और इसका तेल जो होता है वो बाल को झड़ने के लिए रोकता है बहुत अच्छा। तो इसका तेल बनाया जाता है खास तौर से जो लाल वाले फूल होते हैं उनका। इसके लिए कहते हैं ना कि 21 फूल ले लें और करीब 200 मिलीलीटर नारियल का तेल लें और एक बड़े चम्मच मेथी दाना एक साथ उबाल लिया जाता है। और जब पूरी तरह से तेल कड़क जाए, मतलब उबल जाए अच्छी तरीके से, तो उनको मसल कर बाद में इस तेल को महीन कपड़े से छान कर रख लिया जाता है। और रोज आप बालों में लगाएं, बाल में झड़ना और जैसे जो भी उसकी समस्याएं होती हैं, रूखापन, ये सब दूर हो जाता है, रूसी तक दूर हो जाती है। तो जबा कुसुम तो जबा कुसुम है, बिल्कुल, यानी गुड़हल गुड़हल। हाँ, और इसके गुड़हल के फूलों की तो बात हो ही रही है, लेकिन पत्तों को भी पीस कर अगर हम बालों में लगा लेते हैं कुछ 1-2 घंटे तक, तो बाल मजबूत भी होते हैं, सिर ठंडा रहता है। और इसके पत्तों को पीस कर कभी जख्म में लगाने से दर्द और सूजन भी दूर होती है, ऐसा कहा जाता है। तो भाई पत्ती बाल में जरूर लगाएं, क्योंकि सिर ठंडा रहना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और इसके फूलों की चाय भी बनती है ना बुआ जी, वो लाल वाली, लाल रंग की अच्छी लगती है। हाँ। और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है और इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। इस चाय को पीने से वजन घटता है। उच्च रक्तचाप के जो रोगी होते हैं इनके लिए भी पीने के लिए कहा जाता है। और महिलाओं को भी अगर मासिक चक्र की अनियमितता जैसी समस्याएं हो तो वो दूर करने में ये चाय बहुत सहायक होती है। ये भी सुना है कि इसको कुछ लोग चबा कर भी खा लेते हैं। जैसे सदाबहार फूल को भी खाने से कहते हैं कि अगर आप उसको खा लें खाली पेट तो वजन कम होता है। तो कुछ इसी तरीके से इसकी भी है बात। लेकिन जो हम बता रहे हैं, उबाल कर या चाय बनाकर इस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं, तेल बनाकर। और इसके संग संग इसकी खूबी ये है कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, तो सर्दी जुकाम दूर करने में भी सहायक है। और गुड़हल के फूल का अर्क भी मिलता है जो हृदय के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के लिए नेहा बिटिया बिना चिकित्सक की सलाह के न करें। हाँ, तेल आप लगा सकते हैं और जो चाय है वो पी सकते हैं जी। लेकिन जो अभी हमने कहा कि अर्क होता है, उसका जो प्रयोग है जी, उसके लिए ये ना सोचे कि आपने ले लिया और आपकी हृदय संबंधी समस्या दूर हो गई। क्योंकि अर्क एक छोटी सी शीशी में हमें भले दिखता है, लेकिन उसमें कितने सारे फूलों का वो अर्क है हमें पता नहीं होता। और कितना लेना है, कितनी मात्रा नहीं लेना है, ये हमें उसी तरह से पता चल सकता है जब हम किसी जानकार व्यक्ति से इससे बात करें। और इसके फूलों में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसलिए इसके फूलों को थोड़े से पानी में उबाल के इसका पेस्ट बना के शहद के साथ मिला के चेहरे पर लगाने से फेस पैक की तरह दाग धब्बे और मुहासे दूर होते हैं, त्वचा की चमक बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन और हमारे साथियों ने भी ये लिखा है कि जो हम लोगों ने बताया ना कि हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप आदि में बहुत फायदेमंद है। और इन्होंने लिखा है कि मेरे बगीचे में 4 प्रकार की गुड़हल लगी हुई है, इस समय बहुत फूल खिल रहे हैं। और इन्होंने ये भी लिखा है कि वीबीएस के बगीचे में भी गुड़हल के कई पेड़ लगे हुए हैं। तो जो कुछ बातें कुछ गीत के दौरान वीडियोस बनते हैं उसमें इन्होंने जरूर देखा होगा वाकई। और इन्होंने भी लिखा है कि हृदय रोगों, कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप में फायदेमंद होता है।
साथ ही हमारे साथी ने कहा है कि इसकी सुगंध नहीं है इसमें, लेकिन ये गणेश जी को प्रिय है और औषधि में भी उपयुक्त होता है। बालों का झड़ना रोकने के साथ साथ ये बता रहे हैं कि सफेद होना भी रुक जाता है। अच्छा। और फूल की 2-4 पंखुड़ियां अगर खाते हैं तो चेहरे की चमक बरकरार रहती है, झुर्री नहीं आती। शुगर, यूरिन, उच्च रक्तचाप आदि में इस्तेमाल करते हैं बता रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे कि जब चाय पीते हैं तो बहुत ज्यादा शांति देती है मन को और नींद आने लगती है। अच्छा। इसलिए इसे अगर आप जब पीते हैं तो बाहर न जाएं क्योंकि अगर आप मान लीजिए ड्राइव कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं और आप इसे पी कर गए हैं तो हो सकता है कि आपको एक नींद की झपकी आ जाए और कुछ दुर्घटना हो जाए। या वैसे भी अगर आपको काम करना है और आप सोच रहे हैं कि चलो पौष्टिक चाय पी लेते हैं और चाय से अक्सर ये सुनने में आता है कि नींद खुल गई, तो आप ये ना सोचें, ये चाय थोड़ा सा विपरीत असर करती है, अच्छी नींद लाने में सहायक है। हाँ, और इसी के संग संग जिसका रक्तचाप निम्न होता है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर की जिसको होती है समस्या, वो इसका सेवन न करें, ऐसी सलाह दी जाती है। बिल्कुल। और स्तनपान कराने वाली महिलाएं और गर्भवती महिलाओं के लिए इसका सेवन वर्जित है। तो इस तरह से इसे नहीं खाना चाहिए और फूलों का सेवन कीजिए और खुश रहिए। खुश रहिए। और देखो ऐसा है कि गीत चला देते हैं फिर। तो बुआ जी, ये गीत आपको पूरा हम सुनाने वाले हैं और सभी को भी, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। बिल्कुल। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। तो चलते हैं फूलों के बीच में। लगते हैं
अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है, अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है। बड़े वो हो मत छेड़ो, ऐसा तब होता है जब तेरे नैनों से मेरे नैन मिलते हैं, हो मिलते हैं। बाहों में जैसे ये फूल खिलते हैं, हो खिलते हैं। खिलते हैं भंवरों से जब फूल मिलते हैं, हो मिलते हैं। बाहों में। तो इस तरह से क्या बगीचे में घूमते घूमते जब एक अंतराल आता है बीच में, हाँ, हाँ। वो चाय वाय पीने जब हम बाहर जाते हैं बगीचे हाँ। से, कुछ ऐसा ही नहीं है बुआ जी? जी। भाई देखो, ऐसा जब हम बगीचे में आते हैं तो फिर हमें कुछ नहीं याद रहता है कि हम क्या पीछे छोड़ कर आए हैं और क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये एक तरह से बांध लेता है, जो कहना चाहिए कि जो सुंदरता है प्रकृति जी। की, खूबसूरती है, फूल हैं, पौधे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें खींच लेते हैं अपनी ओर और फिर तो हम बाकी सब चीजें भूल जाते हैं। बिल्कुल। और इस तरह से जब हम बात कर रहे हैं तो हमें तो पूरा लग रहा है कि आप हमारे गीत मंजरी की बात करें, बंधन के बारे में कुछ। ओ हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि बंधन है आज। कहीं ना कहीं तो हमने देखा था कि बंधन है और तब से हम बंध गए उसमें। पहले तो जो तुमने तारीफ की उसमें बंध गए हम, जी। फिर उसके बाद ये फूलों में बंध गए। लेकिन एक और तो हम पारिवारिक बंधन और मानसिक बंधनों की बात कर रहे हैं। तो लेकिन आप ये बताइए बुआ जी कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में आजाद रहना चाहता है और लेकिन इसके लिए देखो, बंधन तो बंधन ही होता है ना, चाहे पारिवारिक हो, सांसारिक हो, सामाजिक हो, है ना। लेकिन बन तो जाता है, लेकिन रहना भी आजाद चाहता है। लेकिन जब आजाद रहना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार रहते हैं। लेकिन सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंगे सभी तो आजाद रहना चाहते हैं। वो तो रहते ही हैं आजाद। लेकिन जीवन में कई तरह के बंधन भी तो होते हैं ना बुआ जी। तो एक तो बंधन वो जो दूसरे हम पर लादते हैं, दूसरा बंधन वो जो हम खुद पर लाद लेते हैं, और तीसरा वो बंधन होता है जो हमें सक्षम होने के बाद भी कुछ करने लायक नहीं छोड़ता। वो बंधन जो किसी और ने हम पर लगाया, उसे तोड़ने के लिए हम अपना पूरा जोर लगा सकते हैं जी, और खुद को आजाद भी कर सकते हैं। लेकिन वो बंधन जो हमने खुद पर लाद लिया है, उससे मुक्त होना आसान नहीं है जी। और ये बंधन है, आप सब जानते हैं दोस्तों, डर, क्रोध, प्रेम, संकोच, आलस्य, ये बंधन है और ये सब हमारे मानसिक बंधन हैं जी। और ये ऐसे बंधन है कि जो हम पर वास्तव में तो हम बंधन में नहीं है, लेकिन हमारे जो अपने ऊपर हमारा जो भरोसा नहीं है, भरोसे की जो कमी है, उसने हमें इस बंधन में बांध दिया है और इससे आजाद होना हमें बहुत जरूरी है। उलझाया है तूने
मुझसे बेवफा हो जा, मगर ऐ वफा मुझसे भुलाया भी नहीं जाता। ये किस बंधन में उलझाया है तूने जिंदगी मुझको, जो तोड़ा भी नहीं जाता, निभाया भी नहीं जाता। ये किस बंधन में उलझाया है तूने। ये उलझन, ये परेशानी, ये मजबूरी, खुदा तौबा। मेरे साक़ी ने मुझको दे दिया है जाम कुछ ऐसा, जो छोड़ा भी नहीं जाता, उठाया भी नहीं जाता। ये किस बंधन में उलझाया है तूने जिंदगी मुझको, जो तोड़ा भी नहीं जाता, निभाया भी नहीं जाता। ये किस बंधन में उलझाया है तूने जिंदगी मुझको, जिंदगी मुझको। तो बंधन की बात है तो जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि हमारे जो अपने बंधन हैं, हमारी आदतों के बंधन हैं, कुछ अच्छी आदतों के बंधन हैं तो कुछ बुरी आदतों के बंधन हैं, और उसी में बंधकर हम खुद को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। और वहीं कुछ ऐसे बंधन हैं जो हमें एक हौसला देते हैं, एक भरोसा देते हैं कि वो सब संभाल लेंगे। और ऐसा ही एक बंधन है पारिवारिक रिश्तों का बंधन। हम कभी भी मुश्किल में हों तो हमारे आसपास परिवार के सदस्य, उनका स्नेह और स्नेह का बंधन हमें सुरक्षा के घेरे में बांध लेता है और हम फिर हर परिस्थिति में खुद को बेहतर महसूस करते हैं। बिल्कुल। और जब परिवार की बात आती है तो इसका निर्माण ही एक बंधन से होता है, और वो बंधन है गठबंधन, यानी कि विवाह। और विवाह अपने आप में दो परिवारों के स्नेह का बंधन है। तो जब एक नवविवाहित वधू परिवार में आती है तो अपने साथ कई सपने भी ले आती है, और वो दो परिवारों के बीच एक मजबूत बंधन बांधती है। एक वो परिवार जहां वो वधू के रूप में है, और दूसरा परिवार जहां वो एक बेटी और एक बहन के रूप में थी। अपने भाई से रक्षा का वचन लिया करती थी, रक्षाबंधन के दिन उसे राखी बांधकर, और बड़ी होने के बाद सृष्टि के सृजन के लिए अपना कदम बढ़ाकर उस घर को छोड़ चली।
एक और हम पारिवारिक बंधन और मानसिक बंधनों की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे बंधन होते हैं, यानी कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जो एक उम्र तक हमें बंधन लगते हैं। जैसे छोटे थे तो खेलने का समय होगा, या घर आने का एक समय निश्चित होता था, सारी सब्जी खाना है, बिना नखरे के हमको स्कूल जाना है, रोज समय पे पढ़ाई पूरी करनी है। बहुत सारी बात है, इन बंधनों की हम एक पूरी लिस्ट बांध सकते हैं अगर हम चाहें तो। हाँ, लेकिन बड़े होने पर कई जिम्मेदारियों को निभाना, पारिवारिक काम में अपनी भागीदारी दर्ज करना, गाड़ी की रफ्तार संयमित रखना, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट बांधना, यातायात के नियमों का पालन करना, ये सारे ही तो नियम जो हैं वो हमें बंधन लगते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सब नियम बंधन नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से कही गई वो बातें हैं जो हमें गांठ बांध कर रखनी चाहिए।
कहते हैं कि ये पूरी दुनिया ही एक बंधन है। तो जब व्यक्ति रिश्ते, नाते, दुनियादारी में डूबकर भी अपनी खुशी नहीं पाता, तो ऐसे समय में उसके मन में ये सवाल कौंधता है कि इन सारे सुख वैभवों के बंधनों में बंधकर उसे क्या हासिल है। और हर इस तरह के सवाल में फंसा व्यक्ति इसका जवाब जानने के लिए अपने अंतर में झांकता है और खुद को न पहचान पाने की एक कसक में बंधा एक यात्रा में निकल जाता है। और इस यात्रा की एक ही मंजिल है। जी हाँ, जन्म मृत्यु के बंधन से खुद को मुक्त करने की इस यात्रा में हमारी खोज परमेश्वर पर जाकर रुक जाती है, या हमारी मंजिल वहीं तक है। ईश्वर से बंधन जोड़कर स्वयं को इस दुनिया से परे पाना, और साथ ही मन, प्रकृति के हर अंश, हर जीव जंतु और प्राणियों से खुद को एक अनोखे बंधन में बांध पाना ही हमारे जीवन की सार्थकता है। जी। वो दुनिया के बंधन से मुक्त भी होता है और पूरी दुनिया से बंधा हुआ भी होता है। प्रकृति से जुड़ा ये बंधन उसे सारे बंधनों से मुक्त कर देता है और आनंद की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। जो बिन बांधे बंध जाते हैं, जो बिन बांधे बंध जाते हैं, वो जीवन भर तड़ पाते हैं। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते छूने की कोशिश में, सूरज छूने की कोशिश में पंछी के पर जल जाते हैं। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। जागी आँखों के ये सपने, जागी आँखों के ये सपने अक्सर मन को छल जाते हैं। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। जो बिन बांधे बंध जाते हैं, वो जीवन भर तड़ पाते हैं। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। तो बुआ जी, जब बंधन की इतनी बातें हो रही हैं, तो
तो कई बार ऐसे बंधन भी होते हैं कि जब घर में कुछ भी गड़बड़ हो, कुछ भी परेशानी हो, तो उसका एक ही व्यक्ति के ऊपर सारी जिम्मेदारी हो जाती है। इसे नहीं किया होगा, भले उसने किया हो ना किया हो, लेकिन उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है उसकी। मतलब दे दी जाती है या उसको जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, ये कहने का मतलब है तुम्हारा ना। एक व्यक्ति तो होता है वो इतना जिम्मेदार होता है कि वो सारे अच्छे काम करता है, और एक वो जिम्मेदार होता है जो सारे बुरे काम करता है। मतलब पहली बार तुमने किसी और का दुख समझा नहीं बिटिया। और हम तो मतलब ठीक है, चलो अच्छी बात है, जब आए दुरुस्त आए, सही आए, देर आई लेकिन दुरुस्त तो आई। चलो मतलब कि वही है कि अगर किसी एक को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए तो फिर जो वो कर्तव्य कर रहा था अपने पूरे समर्पण से, पूरे समर्पित भाव से, मन तन मन धन से, वो फिर उसके लिए बोझ बन जाता है। उसको लगता है लो हमने किया भी और अच्छा काम, और हमें ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हाँ, क्योंकि जिम्मेदारी निभाना हर एक के बस की तो बात नहीं है। और जब ऐसा कहा जाता है तो फिर हर परिवार, कार्यक्रम, ऑफिस, दोस्तों में एक ही व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है, उन्हें जिम्मेदार कह दिया जाता है और हर चीज की जिम्मेदारी उन्हें दे दी जाती है। फिर दोस्तों का जन्मदिन याद करना हो, ऑफिस की कोई जरूरी फाइल कुछ करनी हो, परिवार के किसी सदस्य के लिए कुछ लाना हो, दवाइयाँ लानी हो, उनके जन्मदिन पर केक लाना हो, टिकट करवाना हो कभी तो, और कोई बैंक से पैसा निकालना है। और कोई कार्यक्रम हो तो टेंट से लेके, दरी से लेके, खाने की व्यवस्था देखे और सबने खाना खाया कि नहीं खाया ये भी वही देखे। सारी चीजें उसे सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। अच्छा, उससे मजेदार बात यह है कि जिम्मेदारी तो सौंपी ही जाती है और थोड़ा सा कोई कमी रह गई तब भी उसी को आवाज दी जाती है बार बार। तो वो ना तो उस पूरी व्यवस्था का मजा ले पाता है, वो पूरी तरह से जिम्मेदारी के बोझ में दब जाता है। तो भाई जिम्मेदारी को जैसे ना जो निभा रहा है उसके ऊपर इतना ना वजन डाल दें कि वो बिल्कुल उसको बोझिल महसूस करे, बल्कि वो आनंद के तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, है ना। तो इसके लिए जिम्मेदारी का किस तरह से बंटवारा किया जाना चाहिए या जिम्मेदारी किस तरह से लोगों के बीच में बांटनी चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। तो इसके लिए जिम्मेदारी किसी और को देनी पड़ेगी। हाँ, ये जिम्मेदारी अपने आप किसी को उठानी चाहिए जो अच्छी तरह से जिम्मेदारियां बांट सके सब लोगों में। अच्छा, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है और मुद्दा भी है, बड़ा जरूरी है, क्योंकि व्यवस्थापक जो होता है वो एक बहुत जिम्मेदार आदमी होता है और उसका जो गुण होता है उसको सब तरफ नजरें उसकी पैनी होनी चाहिए, सारी चीजें उसे याद रहना चाहिए, जो भी कार्यक्रम होने वाला है उसका एक एक पल का जो काम है वो सब याद होना चाहिए उसको। और उसकी कहना चाहिए, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसकी छठी इंद्री कुछ ज्यादा तेज होनी चाहिए कि जो नहीं भी होने वाला है उसको पता रहे कि हाँ अभी इसके लिए ये हो जाए तो और अच्छा रहेगा, है ना। अगर बुके मंगवाना है, जैसे मान लो कि तो भाई उन्होंने कहा 6 नहीं 8 रख लो, हो सकता है 2 लोग ज्यादा आ जाए, तो कभी कभी वो काम आ जाता है। तो इस तरीके का भी उसके में एकदम चौकन्ना होना चाहिए। बिल्कुल, और एक ही व्यक्ति पे सारी जिम्मेदारी नहीं डाल के अगर कई व्यक्तियों में दी जाएगी सबको अलग अलग जिम्मेदारियां, तो वो लोग अपना अपना काम अलग अलग तरीके से करेंगे और सारे काम सुचारू रूप से हो जाएंगे समय पर। यही तो हम कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए ये भी तो जरूरी है कि ये देखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति में क्या हुनर है। हाँ, यानी कि सही उपयोग करना व्यक्ति के। अभी हम तो सामानों का सदुपयोग करते हैं, लेकिन व्यक्ति का सही उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। देखो, इससे ये अक्सर क्या होता है कि जैसे पिक्चर हम देखते हैं तो लगता है ना, हाँ इस व्यक्ति को ये रोल दिया गया है, बहुत सही है। तो ये एक तरीके से भूमिका देने जैसा है, बिल्कुल, किसमें कौन सबसे सूट करता है। ये आपने 16 आने सच्ची बात कही है बुआ जी। और इस तरह से भूमिका किसी की तय करके उसे सारी चीजें दी जाएंगी तो सारे काम अच्छी तरह से हो जाएंगे। और अगर किसी से कोई गलती हो जाती है किसी जिम्मेदारी को निभाने में, तो भी हमें ये सोचना चाहिए कि भाई ऐसा क्या हो सकता है, किस वजह से उनसे गलती हुई होगी, और उनकी जगह हम अब खुद को रख के ये सोचें कि क्या ये काम अगर हम करते तो इतनी ही अच्छी तरह से करते, या हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। और अब गलती हो गई तो उसके बाद में आगे की सोचे, बीती ताही बिसार दे और आगे की सुध ले। तो ऐसा है कि आगे और गलतियों की संभावना नहीं रहेगी। तो 100% अगर कभी भी किसी से परिणाम लेना है तो पहले उसकी योग्यता को समझें और फिर उस हिसाब से उसे जिम्मेदारी दें, उसे नियत करें कि ये काम आपको करना। एक बात और है, जिसे जो काम दे दिया उस पर पूरा भरोसा भी रखें। अब ये नहीं कि बार बार पूछ रहे हैं देखो कर लेना, तो फिर उसको लगता है अब तुम कर ही लो, जा हम नहीं करेंगे। और जिसे जिम्मेदारी दी जाती है, जो खुद को जिम्मेदार कहता है, उसकी भी उसे भी देखना चाहिए कि जितना काम वो कर सकता है उतना ही ले। जबरदस्ती वो लेते ना जाए कि भाई हम तो बड़े जिम्मेदार हैं, हम सारी चीजें ले लें, और तारीफ के चक्कर में देखिए लेते जाए। और अब जिम्मेदार बनते हुए हमें भी विदा लेने की बात हो गई है, क्योंकि समय भी कह रहा है कि भाई इतनी बड़ी जिम्मेदार बन रहे हो तुम, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, तो समय से काम करो। तो लेते हैं सभी से विदा। नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।
सखी सहेली। सखी सहेली।